हे व्हाट्सअप लेजेंड। तो जैसा कि आपको पता है कि कल मैंने वीडियो अपलोड नहीं की थी, उसके पीछे वजह सेम है जो कि आपकी रिस्पेक्ट में थी। मैं भी दिन भर उलझा रहा कि चुनाव के रिजल्ट क्या आएंगे क्या आएंगे क्या आएंगे। अनफॉर्चुनेटली अभी भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं हैं। एक्चुअली किसी ने भी ये सोचा नहीं था कि मोदी जी धड़ाम से ऐसे गिर पड़ेंगे, और किसी ने ये नहीं सोचा था कि राहुल गांधी अपनी जितनी सीटें 2019 के इलेक्शन में लेके आए उसको जस्ट डबल कर देंगे। किसी ने यह भी नहीं सोचा था कि जिनको पलटू राम बोला जाता है आज उन्हीं के हाथों में मेन चाबी आ जाएगी। और किसी ने यह भी नहीं सोचा था कि ममता बनर्जी अब की बार ऐसी किक मारेंगी कि जो बॉल है वो गोल पोस्ट को फाड़ के निकल जाएगी। तो बहुत कुछ हुआ, और इसी सब चीज़ों के मद्देनज़र अभी चीज़ें बहुत क्लियर नहीं हैं। लेकिन एक चीज़ जो मुझे लगी, मुझे इंफॉर्मेशन की रिस्पेक्ट में जो मुझे आपको देना चाहता हूं, वो बड़ा एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक मेरे दिमाग में आया, तो मैंने सोचा वो आपके सामने डिस्कस कर लेता हूं। और वो कॉन्सेप्ट था हंग पार्लियामेंट या हंग असेंबली का। अभी आपको पता होगा कि अगर आप गौर से देखो, मैं कुछ एनालिसिस करके बता देना चाहता हूं, अगर आप गौर से देखो तो इस समय अगर मानिए कि बीजेपी के पास 294 सीट्स हैं और जो इंडिया गठबंधन है उसके पास 232 सीट हैं। एक हिसाब से बहुमत का आंकड़ा तो ये पार कर चुकी है। लेकिन बोला ये जा रहा है कि 294 टोटल किसकी है? एनडीए की है, जिसमें से 12 सीट जेडीयू और प्लस 18 सीट आपकी टीडीपी की, तेलुगु देशम पार्टी की है। अब बोला ये जा रहा है कि हो सकता है कि ये लोग, हमारे जो जेडीयू के अध्यक्ष दी हैं श्री नीतीश कुमार जी, हो सकता है कि ये एनडीए को छोड़ के ये आ जाएं इंडिया अलायंस के पास, क्योंकि ये पहले भी उसके मेंबर रह चुके हैं। अब इसकी भी बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे जो नीतीश बाबू हैं उनका हमेशा से ये सपना रहा है कि भैया पीएम का पद एक बार आगे लग जाए। अब अगर वो एनडीए में जाएंगे तो ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मोदी जी का जो अहंकार उनको ले डूबा, वो उनका अहंकार ये भी है कि अगर मैं हूं तो प्रधानमंत्री मैं ही बनूंगा, तो वहां तो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो जो नीतीश जी के प्रधानमंत्री बनने की जो पॉसिबिलिटी है वो एग्जिस्ट कर सकती है अगर वो इंडिया के साथ आ जाए। और मान लीजिए अगर ये और प्लस टीडीपी, क्योंकि आपको याद होगा कि 2014 में जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ तो उस समय की जो करंट की गवर्नमेंट थी, उस समय की जब गवर्नमेंट थी, उसने आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात कही थी। उसके बाद तख्ता पलट होता है, मतलब कि सत्ता बीजेपी के हाथ में चली जाती है और विशेष राज्य का दर्जा जो होता है वो एकदम खत्म हो जाता है, ठंडे बक्से में पड़ जाता है। तो अगर टीडीपी के जो अध्यक्ष हैं वो आ जाते हैं इंडिया अलायंस के साथ, तो कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस उनको फिर से स्पेशल राज्य का दर्जा देने की पॉसिबिलिटी रख सकती है, और दे भी देगी, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो दो वजह तो बहुत सॉलिड है जिसकी वजह से हो सकता है कि ये दोनों लोग इंडिया गठबंधन में आ जाएं। अब अगर मान लीजिए कि 12 और प्लस 18, 12 प्लस 18 आई थिंक 16 सीट है, आई एम टेकिंग बैक माई वर्ड्स, 16 सीटें, 12 प्लस 16 टोटल कितनी होगी? 28। और अगर 28 सीटें और एक दो लोग और मिलकर 30 सीटें अगर बीजेपी एनडीए से निकल आती हैं, तो आपको पता है अगर 30 सीटें निकल आई तो कितना बचेगा? 264। अब ये अगर इसमें से निकलेंगी तो जाएंगी कहां? यहां पर आ जाएंगी। तो टोटल अब कितना हो जाएगा? 262। अब ना तो इनकी सरकार बन रही है ना तो भैया इनकी सरकार बन रही है। तो ऐसी सिचुएशन, जब जनरल इलेक्शन की ऐसी सिचुएशन जिसमें किसी भी पार्टी को क्लियर कट मेजॉरिटी ना मिली हो, तो उस सिचुएशन को हम लोग हंग पार्लियामेंट बोलते हैं अगर वो लोकसभा का इलेक्शन है, और अगर वो स्टेट लेजिस्लेचर का इलेक्शन होता है तो उसको हम लोग हंग असेंबली के नाम से जानते हैं, जब किसी भी पार्टी के पास क्लियर कट मेजॉरिटी ना हो। और आपको जानकर यहां पर एक हैरानी होगी कि हम हमेशा बोलते हैं कि जो हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी हैं वो एक रबर स्टैंप की तरह हैं, वो बस मोहर लगाने के काम आते हैं, लेकिन ये एकदम गलत है। और आज इस सिचुएशन में ये वही राष्ट्रपति इतना मजबूत होके आता है कि सरकार किसकी बनेगी ये सब कुछ डिसाइड करते हैं राष्ट्रपति। तो मतलब कहने का यह है कि हंग पार्लियामेंट या हंग असेंबली की सिचुएशन में जो सबसे पाइवोटल रोल प्ले करता है, मतलब जो सबसे डिसिसिव रोल प्ले करता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो कोई दूसरा नहीं, वो है राष्ट्रपति। और ध्यान रखिएगा, जनरली राष्ट्रपति कैबिनेट की रजामंदी के बाद कोई डिसीजन लेते, लेकिन यहां पर कुछ ऐसा नहीं है। वो अपने खुद स्वतः संज्ञान के जरिए से रिजल्ट उसके ऊपर डिसीजन लेंगे। तो ये हंग असेंबली का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि जब कोई भी पार्टी को क्लियर कट मेजॉरिटी ना मिली हो तो सरकार बनाने के लिए राष्ट्रपति के पास पावर होती है कि वो किसी भी एक दल को बुलाए।
जो कि सरकार बनाने का प्रूफ देगा। अब मैटर ये आता है कि राष्ट्रपति किसको बुलाएं, यहां पर इंडिया को बुलाएं या एनडीए को बुलाएं। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 1983 में 1983 में एक कॉन्सेप्ट आया था। उस समय ये बात निकल रही थी कि 1960s के बाद 70s के बाद जनरली 60s से पहले तक क्या होता था, 65 से पहले तक, कि सेंटर और स्टेट पे कांग्रेस की ही गवर्नमेंट होती थी। लेकिन 65 के बाद से लेके कंडीशन ये हुई कि स्टेट में अलग गवर्नमेंट्स होती हैं और सेंटर पे अलग गवर्नमेंट होती है। तो अब सेंटर और स्टेट के बीच में टसल होना स्टार्ट हो गया था। स्टेट कुछ अलग मांग करते थे, सेंटर कुछ अलग मांग करता था, तो एक टसल स्टार्ट हो गया था। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 1983 में राजेंद्र सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में एक कमीशन बनाया गया, जिसमें बोला गया था कि सेंटर और स्टेट की रिस्पेक्ट में जितनी भी प्रॉब्लम है आप उसको एनालाइज करिए और उसका सलूशन क्या हो सकता है उसके बारे में आप हमें कुछ सजेशन दिए। तो वही कमीशन जिसको हम लोग सरकारिया कमीशन के नाम से जानते हैं, उसने सेंटर स्टेट रिलेशन के ऊपर बहुत सारी रिकमेंडेशन की थी। और उन्हीं बहुत सारी रिकमेंडेशन में से एक रिकमेंडेशन ये थी कि अगर किसी भी समय परिस्थितियां ऐसी बनती है कि हंग पार्लियामेंट या हंग असेंबली हो जाए, तो राष्ट्रपति को किस तरीके से एक्शन लेना चाहिए उसके बारे में कुछ रिकमेंडेशन है। और जनरली राष्ट्रपति उसी के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। इज दैट क्लियर? अब वो रिकमेंडेशन एग्जैक्टली क्या थी उसके बारे में 2-3 पॉइंट है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा और चैप्टर क्लोज हो जाएगा। सबसे पहली रिकमेंडेशन क्या थी कि कभी भी सबसे पहले राष्ट्रपति के लिए जरूरी है कि चुनाव से पहले जो अलायंस बना था, जैसे इंडिया गठबंधन चुनाव से पहले बना था, एनडीए चुनाव से पहले बना था, तो जो भी गठबंधन चुनाव से पहले बने थे उन गठबंधन में सबसे ज्यादा सीट किसकी आ रही हैं, सबसे पहले राष्ट्रपति उनको प्रेफरेंस देंगे कि आप प्रूफ करो कि आप सरकार बना पाओगे या नहीं बना पाओगे। इस केस में किसके पास ये बाजी जा रही है? इस केस में इंडिया गठबंधन के पास ये बाजी जा रही है। ठीक है, पहली रिकमेंडेशन क्या थी कि इलेक्शन से पहले जो गठबंधन बना था, उन जितने भी गठबंधन बने तो उसमें सबसे ज्यादा जो सीट जीत के आया है पहली प्रेफरेंस उसको दी जाएगी। अगर मान लीजिए कि पहली प्रेफरेंस के हिसाब से सरकार नहीं बनती है, तब राष्ट्रपति क्या करेंगे? तो सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति को करना यह चाहिए कि उसके बाद देखिए कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कौन सी है। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कौन सी है? सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कौन है जिसको मेजॉरिटी नहीं है? ऑब्वियस सी बात है, मेजॉरिटी अगर होती तो वो सरकार बना लेती। अब प्री अलायंस के बाद सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को वो प्रेफरेंस देंगे। अब इस समय अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कौन सी है, तो ऑब्वियस सी बात है इस केस में बीजेपी निकल के आ रही है। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को देंगे, अगर वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बना लेती है तो सरकार बन जाएगी, अगर नहीं बनाती है तो उसके बाद फिर तीसरा स्टेप भी है। तीसरे स्टेप में क्या बोला जाता है कि थर्ड प्रेफरेंस क्या बोलती है कि उसके बाद ऑब्वियस सी बात है किसी की सरकार नहीं बनी तो इलेक्शन हो जाने के बाद भी कुछ लोग गठजोड़ करते हैं, कुछ नए गठबंधन बनते हैं। जैसे कि वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए कि जेडीयू और टीडीपी वहां से निकलने के बाद इंडिया गठबंधन में आ जाएं, तो इलेक्शन के बाद ही ये ग्रुप बनेगा ना, तो तीसरी प्रेफरेंस में इस वाले ग्रुप को महत्वता दी जाती है और उनको बोला जाता है कि अब आप आइए और प्रूफ करके दिखाइए। अगर आप प्रूफ कर लेते हैं तो फिर आपकी सरकार बन जाएगी, और अगर आप प्रूफ नहीं कर पाते हैं तो सरकार नहीं बनेगी। अब उसके बाद भी एक चौथा स्टेप होता है। चौथा स्टेप क्या है? बहुत बेसिक सा है। लास्ट प्रेफरेंस जो होती है, जो कि चौथा स्टेप होता है, उसमें बोला जाता है कि पोस्ट इलेक्टोरल अलायंस को दिया जाएगा, जिसमें सम पार्टनर ज्वाइन द गवर्नमेंट व्हाइल अदर प्रोवाइड द आउटसाइड सपोर्ट। मतलब कि ऐसे ग्रुप को सरकार बनाने के लिए बोला जाएगा जो इलेक्शन के बाद ग्रुप क्रिएट हुआ हो, और उस ग्रुप में कुछ लोग ऐसे होंगे जो सरकार में आ जाएंगे, लेकिन कुछ लोग सरकार में तो नहीं आएंगे, लेकिन उनका बाहर से सपोर्ट होगा। अब जैसे मान लीजिए कि जैसे असफुद्दीन ओवैसी साहब हैं, उन्होंने बोला कि मैं इंडिया गठबंधन का तो मेंबर नहीं हूं, लेकिन अगर मोदी जी को हराना पड़ेगा तो मैं पीछे से बैकएंड में सपोर्ट दूंगा। तो इस तरह का जो ग्रुप होता है वो चौथी प्रेफरेंस पर रखा जाता है। तो चार कौन कौन सी है? सबसे पहले क्या होती है कि इलेक्शन से पहले वाले ग्रुप को देखा जाता है कि किसकी सबसे ज्यादा सीटें आई हैं, पहली प्रेफरेंस उसको दी जाती है। उनसे बोला जाता है आप जाके अपनी मेजॉरिटी को प्रूफ करो, अगर कर दोगे तो तुम्हारी सरकार, नहीं कर पाए तो मैं दूसरी प्रेफरेंस को दूंगा। दूसरी प्रेफरेंस क्या होती है? सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को बुलाया जाता है कि भैया ठीक है, अब तुम आओ, तुम किसी तरीके से गठजोड़ करके सरकार बनाओ, हो पा रहा है तो ठीक, नहीं हो पा रहा तो
मैं तीसरी प्रेफरेंस दूंगा। तीसरी प्रेफरेंस क्या होती है? तीसरी प्रेफरेंस में इलेक्शन के बाद बनाया गया जो ग्रुप होगा, जो गठबंधन होगा, उसको प्रेफरेंस दी जाती है। जैसे अभी इंडिया गठबंधन में अगर जेडीयू और टीडीपी आ जाएंगे तो इलेक्शन के बाद ही ये ग्रुप बना है ना, तो इसको प्रेफरेंस दी जाती है कि भैया तुम अपनी सरकार को बनाओ और प्रूफ करके दिखाओ कि तुम्हारे पास मेजॉरिटी है या नहीं। और चौथी क्या होती है? उस ग्रुप को दी जाती है जो इलेक्शन के बाद तो बना है, लेकिन जिसमें से कुछ मेंबर सरकार में चले गए लेकिन कुछ लोगों ने बाहर से सपोर्ट किया, जैसे कि करंट सिनेरियो में असफुद्दीन ओवैसी साहब कर रहे हैं। आई होप कि वीडियो आपको बहुत क्लियर रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा और ऑब्वियस सी बात है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और नई आशाओं के साथ एक नए भारत में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। उम्मीद है कि रियल में अब डेवलपमेंट का काम होना स्टार्ट हो जाएगा। टिल देन स्टे ऑब्सेस्ड एंड खोखली बातें नहीं।